काल में फल फूल रहा था। कितने ही बाहरी शत्रुओं की आंखें उस पर लगी थी। उनमें मांडवगढ़ का सुल्तान बाज बहादुर भी था। गोंडवाने के वैभव ने उसे लालच में डाल दिया। गोंडवाने के पश्चिम दुर्ग चौरागढ़ पर उसने चढ़ाई कर दी। रानी सचेत थी। उन्होंने रणचंडी के समान सेना सजाकर सुल्तान को करारा जवाब दिया। आंधी के समान झपट्टा मारती गोंडवाने की सेना को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। तर्जन गर्जन के साथ वीरांगना दुर्गावती ने अपने हाथ में तलवार ले शत्रुओं का संहार किया। जय बड़े देव, जय भैरव, जय दुर्गावती के नारे गूंज उठे। शत्रु उल्टे पांव भागा। राजधानी में इस विजय का समारोह मनाया जा रहा था। तभी उत्तरी सीमा से मुगल सैनिकों ने घुसकर लूटमार प्रारंभ कर दी। प्रजा की गुहार सुन रानी अपने सरदार को लेकर खुद आगे बढ़ी। लुटेरों को मार भगाया। मुगल सम्राट अकबर का सिंहासन डोल उठा। विधवा रानी के इस शौर्य से वह तिलमिला उठा। अकबर ने दूत भेजकर रानी दुर्गावती को शाही फरमान सौंपा। इसमें रानी पर आरोप लगाया गया कि महज घूमने फिरने के लिए आए बादशाही सिपाहियों को रानी ने मार भगाया और मुगलों के शत्रु पठानों को पनाह दी और ऊंचे पदों पर बिठाया। रानी भविष्य में ऐसा ना करने का इकरार करे और नजराने के रूप में सफेद हाथी सौंपे। स्वतंत्रता की माननीय रानी पहले तो इस तरह उत्तेजित हो उठी जैसे छेड़ने पर सिंहनी, किंतु अपने मंत्रियों से धैर्यपूर्वक सलाह करने के बाद उन्होंने उत्तर भिजवाया कि जो हो चुका है उसे भुला दिया जाए और दोनों राज्य मित्र बने रहे। अकबर ने रत्न जड़ित मंजूषा में सोने का बना चरखा रानी को तोहफे के रूप में भेजा था। राजदूत ने इसे कुटिल मुस्कान के साथ रानी को भेंट किया। आशय स्पष्ट था कि रानी को चुपचाप घर में बैठकर चरखा चलाना चाहिए। रानी ने इससे भी सुंदर मंजूषा बनवाई और उसमें सोने के मुठिया पिंजन बनवाकर अकबर को भिजवाया। उनका आशय था कि वे रुई धुनके, इसी में उनकी भलाई है। अकबर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने सूबेदार आसफ खां को गोंडवाने को धूल धूसरित कर रानी को जीवित पकड़ लेने की आज्ञा दी। आसफ खां ने विशाल मुगल सेना सजाई, तोपखाना आगे किया, गोंडवाने को फतह करने कूच किया। इधर सिंगौरगढ़ में रानी अपनी सेना सजाए तैयार बैठी थी। आसफ खां ने चाल चली, दूसरे स्थानों से मुगल सेना प्रविष्ट कराई। हटा, गढ़पहरा, शाहगढ़ जैसे दुर्गों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। वह यह खबर पाकर रानी दुर्गावती अपनी सेना सहित मुगलों से लोहा लेने चल पड़ी। बैरमा के तट पर रानी ने मोर्चा जमाया। उधर आसफ खां ने अपने तोपखाने को सिंगौरगढ़ की ओर मोड़ दिया। धाए धाए कर गोले बरसाने लगा। खाली पड़े खंडहर जैसे किले पर आसफ खां का झंडा फहराने लगा। आसफ खां की विजय सेना बैरमा की ओर बढ़ी। रानी की सेना ने सिंह वेग से झपटा मारा। आसफ खां एक बार की पीछे हटने के लिए विवश हो गया। इसी बीच रानी ने अपना मोर्चा बिछिया घाटी में मजबूत करने के लिए कूच की। हाथी पर सवार रानी हिरन, नर्मदा और गौर नदियों को पार कर आगे बढ़ती गई। इधर आसफ खां कटंगी, पटनगढ़, त्रिपुरी आदि क्षेत्रों में प्रतिरोध का सामना करता और अपनी विशाल सेना से प्रजा को रौंदता हुआ बिछिया घाटी की ओर बढ़ता गया। बिछिया घाटी के मैदान में मुगल और गोंडवाने की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। खून की नदियां बहने लगी। लाशों पर लाशें बिछती गई। मुंड ही मुंड उतराने लगे। रानी दुर्गावती साक्षात कालिका सी शर्मन हाथी पर सवार धनुष बाण और भाला लिए शत्रुओं पर कहर बरपा रही थी। मुगल सेना गोंड सेना से कई गुना अधिक थी। उनके पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें थी। मुगलों ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। नरही नाले में पूर आया था। मार्ग बंद था। रानी की कनपट्टी में एक तीर लगा, दूसरा कंठ में। शत्रु बिल्कुल निकट आ गए। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए रानी ने महावत गनु की कटार छीन ली और अपने कंठ में भोंक ली। रानी वीर गति को प्राप्त हुई। रानी मरी नहीं, अमर हो गई।
उनके बलिदान के स्वर आज भी गूंज रहे हैं। जय जय दुर्गावती भवानी, रणचंडी बलिदानी, स्वतंत्रता की रक्षा खातिर तूने की कुर्बानी। इस भाग में आपने रानी दुर्गावती की जीवनी का वाचन सुना। अगले भाग में हम किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।